Hello students, welcome to your channel MCI कोटा. This is your educator वेदांत उपाध्याय. आज फिजिक्स का हम नंबर 4 चैप्टर 12th क्लास का चालू करने वाले हैं. मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. चैप्टर अच्छा है बट ये है कि बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं. पर कोशिश यही रहेगी मेरी कि इतना स्मूथली चीज़ों को समझाऊं पढ़ाऊं ताकि तुम लोगों को जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं वो भी आसानी से समझ में आए. तो भाई इसी कंसेप्ट को आगे लेते हुए हम आगे आज ये पढ़ने वाले हैं और स्टेड एग्जाम्पल वगैरह. और दूसरी चीज एक ये भी बताना था मेरे को कि अगर आप लोग नोट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नोट्स भी हमको प्रोवाइड हो जाए तो मैं जो यहाँ पे चीजें लिखूंगा प्रॉपरली उसको एज अ नोट समझ के और मैं 2 सेकंड के हटा भी करूंगा ताकि आप लोग क्लियरली बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकें. तो वही आपके नोट्स होंगे. डेरिवेशन सामने के सामने कराऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो. तो पहला हमारा टॉपिक आता है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. अब क्या है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट? भाई एक हमारे डेनिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड. क्या था? हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड. अब क्रिस्टियन ओरेस्टेड उन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. किस किस के बीच में भाई? उसमें उन्होंने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करी थी. किस किस के बीच? इलेक्ट्रिसिटी के बीच और मैग्नेटिज्म के बीच. किस किस के बीच करी थी भाई? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच. उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग अब जो पढ़ते हैं वही क्या एक्सपेरिमेंट कहलाता है हमारा? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. इज इट क्लियर ऑन? अब एग्जाम इसमें है क्या, करा क्या था उन्होंने, वो मैं आगे समझा रहा हूं. अकॉर्डिंग टू विच व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर. एक मैंने करंट कैरिंग वायर ले लिया मान लो, और वायर क्या एक लूप जैसे ही समझ लेते हैं. जैसे मान लो ये एक लूप है, ये एक हमारा क्या है? लूप है जो कि कनेक्टेड है बैटरा से, मतलब बैटरी से. ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है. तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई मैग्नेटिक निडल हम या करंट कैरिंग निडल तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या बोला उन्होंने कि कोई करंट कैरिंग लूप या वायर वगैरह है, इसके पास अगर मैं मैग्नेटिक निडल को लेके आऊंगा, कंपास को लेके आऊंगा, तो वो क्या करेगी? डिफ्लेक्शन शो करेगी. यही उन्होंने बताया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू. अब मैंने क्या किया? मैंने सेम चीज वही करी. मैंने एक करंट कैरिंग लूप लिया जिसको हमने बैटरा से कनेक्ट कर दिया. बैटरा मतलब बैटरी. और उसके पास में मैंने क्या लाने की कोशिश करी है? मैग्नेटिक निडल लाने की कोशिश करी. अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज और बताई उन्होंने कि जब करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगी, मतलब साउथ से चलते चलते नॉर्थ पे आ रही है, ठीक है, उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होगा वो ओवर वेस्ट होगा. कहां पे होगा? वेस्ट डायरेक्शन में वो कंपास की निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी. इज इट क्लियर ऑन? समझ में आ रहा है अच्छे से भाई? अब इसी को उन्होंने एक चीज और तरीके से समझाई, एम्पियर्स लेफ्ट हैंड स्विमिंग रूल. किससे बताई? एम्पियर के उल्टे हाथ के स्विमिंग रूल से. क्या था वो स्विमिंग रूल? देखना भाई. मान लो कि ये एक वायर है, वायर में करंट की डायरेक्शन ये है. अब मेरे को इसमें बताना है कि जो निडल है वो कहां पे डिफ्लेक्शन शो करेगी. तो कैसे बता सकता हूं? सबसे पहले मैं जहां पे हमारा एरो लग रहा है वहां पे एक स्विमर बनाऊंगा. जलपरा बना रहा हूं मैं. जलपरा इस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है. ये इसके बड़े बड़े हाथ है और ये पैर है. अब जो इसके लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन होगी, जो जहां पे उसका लेफ्ट हैंड होगा स्विमर का, वहीं पर ही क्या होगा? हमारी मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होगा. जैसे अगर लेफ्ट हैंड इस साइड है तो इस साइड पे हो गया. दूसरा, अगर स्विमर ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन कहाँ है हमारा? इस डायरेक्शन में. तो निडल कहां पे डिफ्लेक्ट करेगी? यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगी. अगर और किसी भी डायरेक्शन में बनाए, सिर्फ ये याद रखना कि जलपरी या जलपरा जहां पे भी है उसके उल्टे हाथ के डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में ही क्या होगा? मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होगा. इज इट क्लियर ऑन? अच्छे से समझ में आ गया? और स्टेट का एग्जाम एक्सपेरिमेंट क्या था कि भाई जब भी हम या अगर करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा. या फिर ये बोल सकते हैं जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के पास या वायर के पास में मैग्नेटिक निडल लाऊंगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगी. डिफ्लेक्शन कहां होगी?
यहाँ होगी, कहाँ होगी, यहाँ। इज इट क्लियर ऑल? इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगा। तो बच्चा पार्टी, इसी के बाद मेरे को एक नोट बताना है, 2 रुपए का नोट, वो याद रखना। इसी एक्सपेरिमेंट से ऑरेस्टेड ने एक चीज कंक्लूड करके बताई। वो कंक्लूजन क्या था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या hence from above discussion it is clear that there are various sources of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के अलावा भी। तो वो क्या क्या है भाई? सबसे पहले मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। ठीक है। अब उसके अलावा मूविंग पार्टिकल्स या चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, ये भी वही का वही सेम बराबर है। और लास्ट इसके बाद आता है करंट कैरिंग वायर, मतलब ये तीनों आपस में चाचा बुआ के भाई भतीजे हैं। ठीक है। तो ये एक जैसे ही है बिल्कुल लगभग, कि भाई मूविंग इलेक्ट्रॉन बोल दिया, मूविंग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, मतलब ये वाला पार्ट आ गया। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला टॉपिक आता है अपना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? ये एक स्पेस है अराउंड अ चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं, या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकते हैं। उसके अराउंड एक इमेजिनरी फील्ड बन जाती है, जिसमें जिस फील्ड में वो पार्टिकल या कंडक्टर जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल, उसके अंदर या उस एरिया में वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करे। इज इट क्लियर? इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को बताता हूं। मान लो कि मैं तुम्हारा टीचर हूं और स्कूल का ही टीचर हूं। अब स्कूल में तुम लोग शरारत कर रहे हो या क्लास बंक करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर मेरे को दिख गए तो मैं क्या बोलूंगा? भाई क्या कर रहे हो, क्लास में चलो, होगा। और तुम लोग डर के चले जाओगे, मतलब घूमोगे नहीं। अब यही चीज मैं तुम्हारे गली में, मोहल्ले में, या कोई तुम्हारी स्ट्रीट वगैरह में बोल रहा हूँ, तुम घूम रहे हो और मैं ऐसे चिल्लाऊं तुमको, क्या कर रहे हो, तो तुम लोग क्या मानोगे मेरी बात? नहीं मानोगे, बोलोगे है टीचर। ठीक है, बोलोगे नहीं बोलोगे? तो इसी अकॉर्डिंग इसको सुनना। ये मैं हूं, ये स्कूल है, स्कूल का जितना भी पोर्शन है उसके आसपास का एरिया मेरा कवरेज एरिया है, वहां पे तुम मेरी बात मानोगे। और जैसे ही मेरा कवरेज एरिया खत्म हो गया, यानी कि यहां तक पहुंच गए तुम, तो मैं उसमें कुछ बोलूंगा तो तुम मानोगे? नको, नहीं मानोगे, बिल्कुल भी नहीं मानोगे। सही है। अगला इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला। ठीक है। उसके बाद अब ये तो होती है ऐसा यूनिट, ये होती है इसकी सीजीएस यूनिट। क्या होगी ये? सीजीएस यूनिट। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होती है। गाउस, गाउस चैप्टर नंबर 1 याद है क्या? उसके अलावा अगर 1 गॉस की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको नीचे लेके आऊंगा, तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो एक हम लोग क्या करते हैं, देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन के ऊपर अपने फोकस रखते हैं और छोटे क्वेश्चनों को भाड़ में जाने देते हैं। भाड़ में मतलब चूल्हे में। ठीक है। अब वो चूल्हे में जाने से हमको रोकना है अपने आप को, उन क्वेश्चंस को। कैसे? कि ये जो ऐसे डायमेंशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा यूज आते हैं। जैसे एक एग्जांपल में बताऊं, सीबीएसई में भी इस साल डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। इस साल मतलब 2022 में। और आरबीएससी में भी एक क्वेश्चन जरूर आया था डायमेंशन के ऊपर बेस्ड। तो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आरबीएससी हो, या फिर कोई और अदर स्टेट बोर्ड हो, सब में ही एक ना एक क्वेश्चन हर साल डायमेंशन का पूछा ही जाता है। तो हमको डायमेंशन याद रखनी है। अब इसी की मैं डायमेंशन निकाल के बता रहा हूं। एक रिजल्ट है हमारे पास F = BIL। आगे इसको बताऊंगा अभी कैसे आता है, क्या आता है। तो F = BIL। F क्या है यहाँ पे? पिताजी, मतलब फोर्स। बी क्या है? बी क्या है? बोलो जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? करंट। और एल क्या है? लंबाई।
यहां से हम b की वैल्यू निकालना चाहते हैं। b कितना आएगा, f अपॉन आई एल, f इक्वल b इक्वल्स टू f अपॉन आई एल। कोई डाउट है इसमें? अब इनकी मैं यूनिट्स लिखना चालू कर रहा हूं। फोर्स की क्या होती है, एम ए, तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा एम क्या होता है, केजी। मास किसमें होता है, केजी में। एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करंट की अम्पियर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर गए हो। इसकी यूनिट अगर डायमेंशन लिखूंगा तो क्या आएगा, केजी। केजी मतलब m1, एल है नहीं तो L0। टी कितना है हमारे पास, माइनस का 2, और ए कितना है ऊपर जाके, माइनस का 1। तो ये क्या बन जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। इसको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन तो क्या, इसको बॉक्स में बंद कर लेना ताकि ये निकल के ना भागे। यहां तक क्लियर है क्या? फटाफट से एक बार उतार लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो। उतारने पे तो देर लगेगी, तो उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब जो अगला टॉपिक है अपना, वो हमारा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने। 3 रूल्स पढ़े थे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, और फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल, लेफ्ट हैंड का रूल। दोनों चीजें पढ़ी, तीनों चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने। अब हमको जो पहले नंबर पे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने अंगूठा दिखाया था, वो थे मैक्सवेल अंकल। क्या नाम था भाई उनका, मैक्सवेल अंकल। अब इनके रूल के अकॉर्डिंग, ये इनका जो रूल है वो सबसे पहली बात तो कहां पे फॉलो करवा रहे हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। क्या चीज बताई इन्हें ना, कि अगर हम किसी, इसमें इन्होंने क्या बोला था भाई, अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से होल्ड करें कि हमारी जो थंब है, हमारा जो थंब है और हमारी जो कर्ल फिंगर्स है वो आपस में एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो और उसके बाद हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसमें करंट फॉलो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम अगर होल्ड करें, जैसे मान लो ये मेरा मार्कर जो है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये एक वायर है। अब वायर है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और वो जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अब मैं इसको हर बार तो करंट, हम वायर को पकड़ नहीं सकते, पर हम रूल लगा सकते हैं। पर अभी हमारे पास सुटेबिलिटी ये है कि इस वायर को हम पकड़ सकते हैं, वायर मतलब इस मार्कर को पकड़ सकते हैं। मैं वैसे भी बता दूंगा, जैसे मैंने इसको ऐसे करके होल्ड करा राइट हैंड से, और करंट की डायरेक्शन में मैंने अपने थंब को करा, तो जो कर्ल फिंगर होंगी वो क्या बताएंगी मेरे को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेगा इसके अकॉर्डिंग, कि इधर से तो इन्वर्ट जा रही है, ऐसे करके इन्वर्ट जा रही है, और यहां से पूरा होने के बाद इधर से आउटवर्ड जा रही है। तो इधर तो क्या हो गया इनवर्ड, और इधर क्या हो गया आउटवर्ड। इज इट क्लियर टू ऑल? अब अगर मान लो कोई सचमुच का करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैं नहीं पकड़ सकता, तो भाई मैं इमेजिन तो कर सकता हूं कि वायर में करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, या मान लो डाउनवर्ड में, तो मैंने अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा और कर्ल फिंगर को करके देखा, तो इधर से तो ये क्या है इनवर्ट, और यहां से क्या होगी इस डायरेक्शन में आउटवर्ड। इज इट क्लियर? अब इसको अपन एक वायर इसमें बोर्ड पे भी समझ के देखते हैं। नंबर 1 वाला डायग्राम है कि मैंने मान लिया इसको ऐसे नीचे की तरफ से, तो इधर से तो क्या हुआ इनवर्ट, इनवर्ट, और उधर से यहां से क्या होगा बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड। इनवर्ट के लिए मैं क्रॉस यूज करूंगा, आउटवर्ड के लिए डॉट यूज करूंगा, क्योंकि आगे आने वाली डेरिवेशंस में कई बार ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी, तो अपन क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर वाले के लिए देखा, ऊपर वाला भगवान नहीं, ये ऊपर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए, तो इसको ऐसे करके होल्ड करा, होल्ड करा, तो करंट की डायरेक्शन ये है, यहां से इनवर्ट और यहां से बाहर आ रही है, मतलब आउटवर्ड। क्लियर है? अब ये दोनों आप लोग होमवर्क में करके देखना इसको कि क्या आएगा, ठीक है, नोट कर लेना, और ये दोनों ट्राई करके देखना, तभी चीजें समझ में आएंगी। अगला आता है इन क्लोज्ड लूप कैरिंग करंट। अगर कोई ऐसा लूप हो जो कि करंट कैरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे? उस कंडीशन में हम एक घर से स्क्रू निकाल के लाएंगे और स्क्रू की मदद से देखेंगे। मेरे पास ये रहा स्क्रू, मान लो ये स्क्रू है, ठीक है। अब मैंने स्क्रू को रख दिया सेंटर में, किसी भी लूप के सेंटर में रख के देख दिया, और जो करंट की डायरेक्शन है,
अब करंट की डायरेक्शन के ऊपर हम डिपेंड करेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ट होगी या आउटवर्ड। मान लो एक हमारा लूप है, अब मैं करंट की डायरेक्शन में इसको घुमा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ हमारे स्क्रू को। अब रोटेट कर रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में रोटेट करने से स्क्रू बाहर आता है या अंदर जाता है, बताओ भाई। इसको मैं ऐसे करके रोटेट कर रहा हूँ, तो अब सबको इतना तो याद होगा, घर में स्क्रू होगा उसको करके भी देखना कोशिश कि जैसे मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, मतलब कौन सा क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज किसी भी चीज को या स्क्रू को अगर रोटेट करता हूँ तो वो स्क्रू बाहर निकलता है। जब बाहर निकल रहा है यानी कि ये क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। जब वो अंदर जा रहा होगा तो इनवर्ड। इस वाले केस में देखते हैं भाई, फिर वापस से इधर की डायरेक्शन में करा, इस डायरेक्शन में कर रहा हूं मतलब खोल रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आउटवर्ड। दोनों में लिख दो आउटवर्ड, आउटवर्ड। अगला चलो स्क्रू कसते हैं अपन, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड। कोई और फिगर आ गई अपने पास, हेक्सागन है, अब इसमें करके देखते हैं वापस से इस डायरेक्शन में मतलब आउटवर्ड। इज इट क्लियर टू ऑल? इसका स्टेटमेंट भी यही है, इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड अ स्क्रू इन अवर राइट हैंड, सीधे हाथ में अगर हम कोई स्क्रू को होल्ड करें एंड स्टार्ट इट टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में इसको रोटेट करना चालू करें, तो मोशन ऑफ स्क्रू गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोला उसने, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये? अब इसमें 2-2 रुपए के 3 नोट है, इसको समझा देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहले इतना अगर क्लियर हो चुका है तो अच्छे से देख लो। अगर कोई डाउट भी हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सॉरी, तो मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। तो नोट पे गौर करो, गौर किया जाए। इन द केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो, इमेजिन करो कि ये जो चश्मा है, स्पेक्टिकल है, ये सर्कुलर फॉर्म में है। सर्कुलर फॉर्म में तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी बनाई जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही बनाई जाएगी। सेकंड, अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में बनेगी, हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगी। इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो पता ही होगा, मैथ के स्टूडेंट्स को सबको पता होगा, बायो वालों को भी होना ही चाहिए पता इतना तो, क्योंकि ये तो 10th तक पढ़ाई होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक ऐसे सर्कल का ग्रुप होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर सिंगल सेंटर से बने हो, मतलब इस सर्कल का सेंटर भी यही है, इस सर्कल का भी यही है, इस सर्कल का भी यही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहूं मैं इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर में तो क्या होगी, यहां से इनवर्ड और यहां से आउटवर्ड। सेम इसके लिए भी बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। क्या होगा, यहां से तो आउटवर्ड और इधर से इनवर्ड। द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहले ही देख चुके हैं। करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेट वायर है, करंट ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बताओ, 90 डिग्री का। तो ये क्या होते हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। ये वाला साइन परपेंडिकुलर का होता है, गली का बच्चा जानता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। चीजें नोट कर लो, फिर आगे अपन अगले वाले टॉपिक में इसके बाद पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो स्टूडेंट्स अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसमें बायो-सेवर्ट्स लॉ है, इसको समझते हैं, बहुत आसान है। जैसे तुम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर की, इसके अलावा ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर जब पढ़ा था 9th क्लास में, उसमें एक लॉ पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकालने का, तो उसके जैसा ये बहुत आसान सा है, उसका जैसा तो नहीं है, बाकी बहुत आसान है। क्या कहता है भाई ये, इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो एक ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, आगे भी बढ़ रहा है,
ऊपर भी बढ़ा हुआ है। इसके कारण मैं पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पे है, मैग्नेटिक फील्ड है इस पे डी बी, करंट है इसका इस डायरेक्शन में। मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं एक छोटे से जो एलिमेंट है इसकी लेंथ वैसे एल है मान लो, और छोटी सी लेंथ को मैं डीएल मान सकता हूं, तो इसका करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, आईडीएल। अभी आप लोगों को 90 डिग्री लग रहा होगा, इसको थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट कर देता हूं मैं। ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे मैं जो कि डीबी है मैग्नेटिक फील्ड, आर डिस्टेंस की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। अब देखो क्या क्या बोलता है वो समझते चलना। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट एलिमेंट, मतलब आई डी एल के। इक्वेशन नंबर 1। साइन ऑफ एंगल थीटा इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ एंगल थीटा, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद बोला इस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, पर जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये भी डीबी 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 तीनों को कंबाइन करेंगे बाय 1 2 3, बाय 1 2 3 से क्या करेंगे हम, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इज इट ओके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन लगता है, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, हमने के लगा दिया। फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, कांस्टेंट के लगाते हैं। अब इस के की भी हमने जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैल्यू निकालने की कोशिश करी, हमने नहीं मतलब जो साइंटिस्ट थे बायोसेवर्स उन्होंने के की वैल्यू निकाली, तो के की वैल्यू आई डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है डीबी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, जहां पर वेयर गलत लिख दिया मैंने, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या है ये, प्रोपोर्शनलिटी, और म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या है भाई, म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी या परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। और इसका जो वैल्यू होता है ना, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा के की वैल्यू क्या होती थी 1/4 पाई ई नॉट, और उसकी जो फाइनल रिजल्ट आता था वो आता था 9 × 10⁹। इसमें इसका आंसर क्या है, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आती है 10⁻⁻7, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले क्वेश्चंस, प्लस आगे आने वाले थ्योरम्स वगैरह जो भी होगी, जो डेरिवेशंस होगी, उनमें काफी ज्यादा यूज होगा ये। इज इट क्लियर? उतार लो इसको, फिर इसकी वेक्टर फॉर्म भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, फटाफट से इसको कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट इसके बाद इसकी वेक्टर फॉर्म बता रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म के लिए वापस यही फॉर्मूले का यूज करेंगे, बस इसमें जो हमारा वेक्टर फॉर्मेट है उसके लिए एरिया वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर जो भी चीज होती है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो डीबी क्या हो जाएगा भाई, डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर, या डी एल डायरेक्ट लिख दो, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप होगा। वेक्टर फॉर्मेट में बस कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे अपन, तो डीबी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर,
और आर स्क्वायर आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर होगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, डीबी वेक्टर बरोबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और आर क्यूब और इधर आर वेक्टर। हाँ, अब इधर एल पे भी वेक्टर लगा ही देते हैं अपन। ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, और वेक्टर वेक्टर और साइन थीटा आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा ये, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्मेट में हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ या बायो-सेवर्ट्स जो थ्योरम है या रूल है, जो भी बोलो आप, उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है वेक्टर फॉर्मेट में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए, फिर आगे इसके एक लाइन और बताऊंगा थोड़ा सा। स्टूडेंट इसके बाद एक चीज, एक नोट और लिख लो, 2 रुपए का ये पर रख लो। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है जो भी प्लेन, जिस भी प्लेन की बात करें हम, जिसमें जो हम करंट एलिमेंट क्या जो डीएल वेक्टर को ले रहे हैं और आर वेक्टर को ले रहे हैं, उन दोनों के परपेंडिकुलर। मान लो कोई भी प्लेन है, ये प्लेन है, इसके अंदर ही हमने डीएल ले लिया, इसी के अंदर मैंने आर ले लिया, तो उसके परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें भी वो पता चल रहा है, ये प्लेन है, इसी में हमारा आर वेक्टर आएगा, इसी में हमारा डीएल आएगा, तो उसके परपेंडिकुलर ही होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करा रहा हूं मैं, इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन, किसकी, म्यू नॉट की। स्टूडेंट्स अब हम यूनिट निकालना चाह रहे हैं और उसके बाद डायमेंशन भी निकालेंगे म्यू नॉट का। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला बताओ, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था। यहां से सबसे पहले म्यू नॉट को अलग करो, बेचारे को, गरीब को अलग भेजो, डीबी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, इसको पूरे को नीचे भेज देंगे, आई डी एल साइन थीटा। इज इट क्लियर? अब बारी बारी से एक एक चीज करके बताता हूं मैं। स्टूडेंट्स देखो, अब कुछ कुछ चीजें जो हटानी पड़ेगी अपन को। कारण क्या है, 4 कोई डायमेंशन नहीं होता, पाई कोई डायमेंशन नहीं होता, उसका कोई यूनिटी नहीं होती, तो डायमेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन गया, डीबी क्रॉस आर स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। अगर थीटा होता तो हम कुछ बात मान सकते थे, बाकी साइन थीटा है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, तो आईडीएल अकेला रह गया। अब इनकी यूनिट्स लिखना चालू करते हैं। म्यू नॉट इक्वल्स टू, डीबी की यूनिट क्या होगी, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला होगी। आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, करंट कितना होगा भाई, एम्पियर इंटू मीटर, डीएल क्या है, लेंथ है, लेंथ का मीटर होता है, मीटर से मीटर गए हो, क्या बचा, म्यू नॉट आई टेस्ला इंटू एम अपॉन ए क्या है यहाँ पे, एम्पियर है। ऊपर लेके जाएंगे म्यू नॉट टी इंटू एम, टी इंटू एम इंटू ए। इज इट क्लियर? माइनस वर्ग भी लगेगा, क्लियर है। अब टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। अब टेस्ला होने के बाद यूनिट तो आ गई, अब डायमेंशन तुम लोग अपने आप निकाल के बताओगे, क्योंकि सारी चीज मैं बता दूंगा तो आप लोगों को किस चीज की आदत हो जाएगी, स्पून फीडिंग की, और जो कि हम नहीं चाहते, तो इसलिए इसकी यूनिट आ गई। डायमेंशन अपने आप निकालना, डायमेंशन अपने आप निकालना है। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, और आई होप आपको ये समझ में आया हो, और मैं ऐसे ही आगे वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 12th को अच्छे से एंजॉय करके पूरा पढ़ेंगे।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये वर्क जरूर करना ताकि अच्छे से समझ में आए। थैंक यू गाइस।